अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अली ख़ान स्कूल्स। आज हम शुरू करने लगे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10th का यूनिट 11 साउंड का पहला लेक्चर। हाँ, देखते हैं ये आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये वो चीज़ें जो आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में, ऑल्दो आपको भी इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ ये चीज़ें। पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, बल्कि रीडिंग पहले करते हैं। वी नो दैट वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव्स। अब ये पिछला चैप्टर जब हमने पढ़ा था SHM जिसमें हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने डिस्कस की थी ये वाइब्रेशन। तो हमने ये कहा था कि हर किस्म की वाइब्रेशन जो है वो वेव्स जनरेट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाइब्रेटर ऑफ अ रिपल टैंक प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। हमने कहा था वो रिपल टैंक हमने स्टडी किया था, तो उसमें हमने देखा था कि एक वाइब्रेटर था इलेक्ट्रिक मोटर जो कि वेव्स प्रोड्यूस कर रहा था। द मीडियम इन दिस केस इज़ लिक्विड। अब रिपल टैंक में लिक्विड मीडियम है, यानी कि पानी लिक्विड स्टेट में है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ गैस और सॉलिड। अब ज़रूरी नहीं था कि वेव्स जो हैं वो सिर्फ उसी से करें, हमने कहा था किसी भी मीडियम से कर सकती हैं, गैस से भी कर सकती हैं। मतलब हम साउंड वेव्स जो हैं हम बात करते हैं हम डेली लाइफ में, तो वो साउंड वेव्स हवा ही में ट्रैवल करती हैं। हवा जो होती है वो गैसीय स्टेट में है, सॉलिड्स में ट्रैवल करती है साउंड। उसके अलावा और डिफरेंट वो भी होती हैं वेव्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जो कि सिर्फ मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर सकती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ वेव्स दैट कैन बी हियर, दैट इज साउंड वेव्स। अब साउंड की बात आ गई। साउंड वेव्स, हर किस्म की वेव्स जिनको आप सुन सकते हैं वो साउंड वेव्स कहलाती हैं, ठीक है। ये मतलब एक ज़ुबानी डेफिनेशन है, लेकिन अभी हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे। लाइक अदर वेव्स, साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग बाई बॉडीज़ due to vibration of bodies that the airs around them also vibrates, and their air vibrations produce sensation of sound in our ear. अब दूसरी वेव्स की तरह साउंड जो है वो भी क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के थ्रू प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो एक वेव है, वेव्स के थ्रू ट्रैवल करती है, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ नेसेसरी। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ द एयर्स अराउंड देम ऑल्सो वाइब्रेट्स। मतलब आप बात कर रहे हैं तो मतलब आपके अंदर कोई चीज़ है जो कि वाइब्रेट कर रही है, और आपके इर्द के मुंह के इर्द गिर्द के साउंड के वो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड को आप दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं। एंड द एयर वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर, और वो सेंसेशन जो है हमारे अगले बंदे के कान तक पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल इन अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। अब गिटार में जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, स्ट्रिंग्स की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। स्ट्रिंग्स को आप ऑसिलेट कराते हैं अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं और वो अगले बंदे के कान तक चली जाती हैं। आवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड्स हमारे गले में कॉर्ड्स होती हैं। ये किसी बायो के बंदे से पूछिएगा कि क्या इसकी है, लेकिन ये कॉर्ड्स जो हैं ये वाइब्रेट करती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं, और ये मेनली वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ द ऑर्गन्स, other organs like lungs also produce sound waves. Doctors use stethoscope to hear this sound. अब हमारा हार्ट है वो वाइब्रेट करता है 72 बीट्स पर मिनट, कह लें इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये 72 बीट्स करता है ये 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये वाइब्रेट ही कर रहा होता है, और इसकी वजह से ब्लड है वो एक इसी जैसे कह लें कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे पूरी बॉडी तक पहुंचता है, और वही डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप ले लेता है, जिससे वो उसी फ्रीक्वेंसी को देख लेता है, जिससे वो आपका ब्लड प्रेशर बता देता है, ठीक है। अब वो ब्लड प्रेशर क्या है, दरअसल वो फ्रीक्वेंसी है हार्ट की जो वो बता रहा होता है स्टेथोस्कोप से। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब हम ये साबित करेंगे थ्रू एक्टिविटी कि साउंड सिर्फ वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्टिविटी 11.1 इन स्कूल लेबोरेटरीज वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। अब ट्यूनिंग फॉर्क एक मेटल कह लें उसकी होती है, फॉर्क होती है, मतलब फॉर्क वैसे आम जुमले कांटे को कहते हैं, लेकिन जिस तरह फिगर में देख सकते हैं ये फिगर 11.2 में ये ट्यूनिंग फॉर्क शो की गई है। इसने लेफ्ट साइड पे ऐसी ट्यूनिंग फॉर्क जो कि वाइब्रेट नहीं कर रही है, और राइट साइड पे वो ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट अ रबर हैमर, द ट्यूनिंग फॉर्क विल बिगिन टू वाइब्रेट। अब हमने क्या किया कि फिगर में देख सकते हैं कि हमने रबर का हैमर मारा उसके ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क पे, तो वो क्या कहते हैं वाइब्रेट करने लगी। वैसे आम जब लैब में हम करते हैं तो हम रबर पैड के ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क को मारते हैं और वो फिर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क बाय ब्रिंगिंग इट नियर आवर ईयर। अब अगर आप ज़ोर से मारेंगे तो आप उसको वैसे भी सुन सकते हैं कान तक आवाज़, लेकिन अगर आप हल्की मारी है तो फिर आप कान के पास लाना पड़ता है ट्यूनिंग फॉर्क को, जिससे वो हमें साउंड
साउंड हमारे तक ट्रैवल कर जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है साउंड वेव जो है वो डिटीरिएट कर जाती है, मतलब फ्रिक्शन की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से। वी कैन फील ऑल्सो फील द वाइब्रेशंस ऑफ बाय स्लाइटली टचिंग वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विद अ प्लास्टिक बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम द थ्रेड। अब हम क्या करते हैं कि हम उस ट्यूनिंग फॉर्क को जो वाइब्रेट करी है उसको हम एक बॉल जो कि हमने एक स्ट्रिंग के साथ लटकाया होता है, प्लास्टिक का बॉल, उसके साथ लगाते हैं, तो वो उससे हमें उसकी सही आवाज़ का पता लगता है। टच द बॉल जेंटली विद द प्रोंग वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। अब जब बॉल लगता है उसके साथ ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, तो वो अपनी मेन पोजीशन से हट जाता है, या कह लें कि वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। द ट्यूनिंग फॉर्क विल पुश द बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशंस। नाउ इट वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर वी विल सी अ स्प्लैश। अब हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, और ज़ाहिर बात है कि ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन इतनी देर तक नहीं रहती, तो हम हर दफ़ा दोबारा उसको रबड़ के हैमर से मारते हैं और उसको दोबारा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को अब हम पानी की ग्लास के अंदर डालते हैं, जिससे हमें स्प्लैशेस नज़र आते हैं। स्प्लैश मतलब पानी हमें नज़र आता है मोशन करता हुआ, ठीक है, वो अंदर वेव्स जनरेट करता है जिसकी वजह से हमें स्प्लैशेस नज़र आते हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। हम इसे प्रोड्यूस करते हैं कि कंक्लूड करते हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है, और इससे हमने मेरे ख्याल से ये भी साबित कर दिया कि हमने वाइब्रेटिंग बॉडी से ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अगली एक्टिविटी, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि साउंड वेव्स जो हैं वो हैं मैकेनिकल वेव्स, तो इनके लिए मीडियम नेसेसरी है ट्रैवल करने के लिए। अब हम ये प्रूव करेंगे इस एक्टिविटी में। अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड कैन पास थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अब लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं। साउंड ऑन द अदर हैंड उसको ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि वो एक वो है, क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव है, ठीक है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय बेल जार apparatus 11.5। द बेल जार इज़ प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ वैक्यूम पम्प। अब ये बेल जार apparatus उन्होंने शो किया है फिगर 11.5 में, ये इसने वैक्यूम पम्प के ऊपर रखा हुआ है। वैक्यूम पम्प क्या करता है कि एयर खींच लेता है और अंदर वैक्यूम छोड़ देता है, ठीक है। An electric bell is suspended in the bell jar with the help of two wires connected to a power supply। अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक बेल अंदर लगा दी है उस जार के अंदर। ये मतलब बेल जार apparatus है क्या कि हमने एक जार लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल निकाली, लगा दी, और उसका जो पावर का जो बटन है वो हमने बाहर निकाल लिया, अपने पास रख लिया, ठीक है। अब इस जार को जिसके अंदर बेल है इसको हम बेल जार कहते हैं, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल हमने रखी हुई है। नीचे इसके एक सुराख है जहाँ पे हमने वैक्यूम पम्प रख दिया जो कि इसके अंदर से एयर सक कर लेगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द जार विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। अब हमने पावर सप्लाई का बटन बाहर रखा हुआ है। बाय सेटिंग ऑन द पावर सप्लाई द इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल। अब हमने बेल को ऑन किया तो बेल की आवाज़ हमें सुनाई देने लगी जार के अंदर होने के बावजूद, ठीक है। कोई सुराख नहीं था, नीचे से सुराख था, वहाँ पे वैक्यूम पम्प था, ऊपर सुराख है, वो हमने बंद किया हुआ, सिर्फ तारें बाहर आ रही हैं, ठीक है, हमें फिर भी आवाज़ आ रही है। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय मीन्स ऑफ अ वैक्यूम पम्प। अब हमने क्या किया कि वैक्यूम पंप के थ्रू हमने वहाँ से एयर निकाल ली। अब एयर निकालने से क्या होता है कि साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल एंड इवेंचुअली डाइज आउट। अब साउंड क्या हुआ कि साउंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। क्या लें, फीबल का मतलब कि कम होती है, मध्यम को कहते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाए क्योंकि अंदर से एयर हमने सक आउट कर ली होती है और मीडियम हमारा ख़त्म हो चुका था और वैक्यूम आ चुका होता है उसकी जगह। जिस जगह पे कोई मीडियम नहीं होता उधर वैक्यूम होता है, ठीक है। when you put the air back into the jar we can hear the sound of the bell again। अब हम वैक्यूम पम्प को निकाल लें या उससे हम एयर को दोबारा रिलीज़ कर दें तो हम साउंड को सुन सकेंगे दोबारा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी इंक्लूड द साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रैवल इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, कि सिर्फ मीडियम की प्रेजेंस में ही होता है, और यहाँ पे हमने मीडियम कौन सा लिया था, गैस। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम पढ़ चुके हैं क्या आती हैं कि जिनमें रिकम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस के थ्रू वेव ट्रैवल करती है और प्रोपगेशन की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन सेम होती है, मतलब पार्टिकल्स की डायरेक्शन और प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स produced by vibrating tuning fork can be understood by a vibrating tuning fork as shown in figure। वगैरह कि हम ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर को हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से स्टडी करेंगे। बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज़ यूनिफॉर्म। हमने क्या किया कि फिगर में 11.6 में हमने देखा कि
स्टडी क्या करना है कि हमने एक ट्यूनिंग फोक लेनी है और उसके राइट साइड पर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी करना है। हम देख सकते हैं वो बिल्कुल लाइन में है, अलाइनमेंट में है और इनका आपस का डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। अब आगे, व्हेन द राइट prong of tuning fork moves from mean position to O to B, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules and produces a compression. अब हमने क्या किया कि prong को O से B की तरफ मूव किया, उसको छोड़ दिया और वाइब्रेशन शुरू हो गई। अब जब वाइब्रेशन के दौरान फॉर्क का जो पार्ट है वो O से B तक जाएगा तो उसके राइट साइड की जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे और जो अगले हैं वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अब उसके बाद जब वो प्रॉन्ग पोजीशन, राइट प्रॉन्ग जो है मतलब राइट ट्यूनिंग फॉर्क का हिस्सा जो प्रॉन्ग जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो अपनी ए पोजीशन पे आएगा तो उसके राइट साइड के मॉलिक्यूल्स के जो लेयर है वो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कह लें कि डिस्टेंस उनका आपस में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वो क्या करता है कि उसने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस कर दिया। कंप्रेशन क्या है, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में कंजस्ट हो जाते हैं, और रेयर फ्रैक्शन जहाँ पे वो वाइड अपार्ट हो जाते हैं, मतलब दूर दूर हो जाते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट हो गई है। द कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। कंप्रेस्ड एयर का लेयर मतलब कि जो हमने देखा कि एयर का लेयर जो कंप्रेस्ड होता है वो आगे चलता जाता है और फिर क्या कह लेंगे रेयर फ्रैक्शन वाला लेयर आता है, फिर कंप्रेशन वाला दोबारा जनरेट होता है, फिर रेयर फ्रैक्शन का, और ये ऐसे चलता ही रहता है। अ मोमेंट लेटर द prong begins to move from B to A. Now the pressure is on the adjacent layer decreases and a rare fraction is produced. मतलब जब हमारा prong B to A पोजीशन पे आता है तो रेयर फ्रैक्शन जनरेट हो जाता है। This rare fraction is transferred to the air layer next to it and so on. अब ये अगले लेयर ये उस लेयर पे ट्रांसफ़र होता है और ये चलता रहता है सिस्टम tuning fork. As the tuning fork moves back and forth rapidly, a series of compressions and rare fractions are created in the air. In this way, sound wave propagates through air. अब इस तरह साउंड वेव प्रोपगेट करती है। और ये एग्जांपल हमने स्लिंकी के साथ भी देखी थी, जो कि एक स्लिंकी हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, स्प्रिंग होता है। उसमें हमने एग्जांपल यही पढ़ी थी कि हमने रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस देखे थे। As in this figure 11.6, the direction of propagation of sound waves is along the direction of oscillating air molecules. मतलब air molecules left to right oscillate कर रहे हैं और wave भी left to right ही propagate करी है। left to right air molecules से move करने का मकसद कि rare fraction from left to right जाता है और propagation भी वो compression भी left to right जाता है, लेकिन air molecules अपनी जगह पर ही रहते हैं, ठीक है। This shows the longitudinal nature of sound waves. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। यही हमने पहले पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या रेयर फ्रैक्शंस वो क्या होता है, वेवलेंथ होती है साउंड की, वेव की, ठीक है। आगे आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। लाउडनेस, लाउडनेस कह लें कि आवाज़ के ऊंचे होने को कहते हैं। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। कहने के लाउडनेस ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, कैरेक्टरिस्टिक मतलब खासियत, जिससे हम एक लाउड मतलब ऊंची आवाज़ और एक मध्यम आवाज़ यानी कि फेंट साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब फ़र्क कर सकते हैं दोनों के बीच। व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स आवर वॉइस इज़ लो, बट वन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग आवर वॉइस इज़ लाउड। मतलब कि हम अगर अपने दोस्तों से बात करें और जो हमारे करीब बैठे हैं तो हम हल्की आवाज़ में बोलते हैं, मतलब फेंट साउंड होती है हमारी। लेकिन जब हम किसी गैदरिंग में पहुंच जाएं, गैदरिंग में मतलब ज़्यादा सारे लोगों को हमने एड्रेस करना हो या उनसे बात करनी हो तो हमें ऊंचा बोलना पड़ता है। ये इसकी लाउडनेस है, ठीक है, साउंड की। इस तरह हम डिफाइन करते हैं। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। अब चूँकि लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेव को हम कैरेक्टराइज करना चाह रहे हैं तो उसकी हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने खुद, लाउडनेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लाउडनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एम्पलीट्यूड हमें याद है क्या था, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से डिस्टेंस होता है मैक्सिमम, ठीक है। मतलब कि आपको राइट साइड पे 11.7 पे दो वेव्स आपको नज़र आ रही होंगी, एक ऊपर नंबर 1 वेव कह लें और एक नीचे क्वाइट वेव, जो नंबर 2 की वेव है। लाउड वेव में क्या है कि आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मीन पोजीशन आपकी ब्लैक कलर की लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है दोनों केसेस में, और लाउड साउंड की एम्पलीट्यूड मतलब डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन ज़्यादा है और क्वाइट की मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन कम है, इसलिए वो उसकी क्वाइट साउंड है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड, अब हम रीडिंग करते हैं। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी।
उसने कहा है कि डायरेक्टली वेरी करता है। डायरेक्टली वेरी मतलब कि लाउडनेस ज़्यादा होगी जिस वक्त एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और लाउडनेस कम होगी जब एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, फिगर में भी आपको नज़र यही आ रहा है कि जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसको वो लाउड साउंड कहता है, और जहाँ एम्पलीट्यूड कम है उसको क्वाइट साउंड कहता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सितार विल बी लाउड इफ़ वी प्लक इट वायर्स मोर वायलेंटली। मतलब कि अब सितार है वो गिटार की तरह का होता है, और अगर हम ज़ोर से मतलब ज़्यादा दूर करके उसकी वायर्स को छोड़ें, स्ट्रिंग्स को छोड़ें, तो वो ज़्यादा आवाज़ करेगा, जबकि अगर हम करीब करके छोड़ें तो वो कम आवाज़ करेगा। सिमिलरली व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इंक्रीजेज एंड वी हेयर अ लाउड साउंड। अब वो मेम्ब्रेन की बात करता है कि अगर ड्रम का मेम्ब्रेन होता है, ड्रम का अपर लेयर इस पर हम मारते हैं तो वो साउंड करता है, कि अगर हम उसको ज़ोर से मारेंगे तो वो ज़्यादा साउंड करेगा। उसकी वजह क्या है कि वो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है और वो अपनी मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेस हो चुका होता है। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब वो दूसरा फैक्टर जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है वो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि कितना बड़ा एरिया है वाइब्रेटिंग बॉडी का जिसने वाइब्रेट करना है, साउंड प्रोड्यूस करनी है। हीटिंग करना शुरू करते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जारी बात है डिपेंड करता है, इसलिए उसने इसको एक फैक्टर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज ड्रम इज़ लाउडर देन बाय स्मॉल वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया। अब वही बात है मेम्ब्रेन वाली बात कि एक बड़ा ड्रम है उसका मेम्ब्रेन बड़ा होगा और जो छोटा ड्रम है उसका मेम्ब्रेन छोटा होगा, तो ये लाउडनेस पे फ़र्क डालते हैं। इफ़ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड a feeble sound will be heard, but if the vibrating tuning fork is placed vertical on a surface of a bench we will hear a louder sound। अब क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में कि हमने देखा कि पहले ट्यूनिंग फॉर्क को हमने वाइब्रेट किया तो कम साउंड था, लेकिन उसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को हमने एक टेबल पर रख दिया तो साउंड ज़्यादा आने लगी है। उसकी वजह क्या है कि हमारा एरिया जो है ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी वो बढ़ गया है। पहले सिर्फ वो ट्यूनिंग फॉर्क के एरिया के बराबर था, अब वो पूरी टेबल के एरिया की या सरफेस एरिया के बराबर है, इसलिए हमारी साउंड लाउडर हो गई है। ठीक है, लाउडर मतलब आवाज़ ऊंची हो गई। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट लाउडनेस इंक्रीजेज विद द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वाइस वर्सा। मतलब इसमें भी कह रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा आपकी लाउडनेस। Distance from the vibrating body. Loudness of sound also depends upon the distance of the vibrating body from the listener. अब कहता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैसे, आगे देखते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। इसकी कहता है कि जब एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, जब आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, कि आपको पता है कि जितना आप दूर जाते जाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ेगा कि अगले बंदे तक उसी लेवल ऑफ लाउडनेस की साउंड पहुंचे। उसकी वजह क्या है कि एयर फ्रिक्शन है, ज़ाहिर बात है, आवाज़ पहुंचते पहुंचते आवाज़ की लाउडनेस कम हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर। कहने का मकसद है कि ईयर की हालत पे डिपेंड करता है। साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स देन टू अ पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर्स। मतलब किसी बंदे के ईयर्स सेंसिटिव हैं तो वो आवाज़ को लाउड कंसिडर करेगा, और लेकिन सेम साउंड अगर हम एक ऐसे बंदे को दें जिसके ईयर्स जो कह लें डिफेक्टिव हैं तो वो उसको इतनी लाउड आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, हाउएवर देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड विच डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर एंड द लिसनर, इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब वो कहता है कि एक ऐसा भी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो कि सेंसिटिविटी पे नहीं डिपेंड करता लिसनर की, वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अभी इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है ये हम आगे देखते हैं। पहले आते हैं हम पिच की डेफिनेशन में। पिच क्या है? पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। अब डिस्टेंस का फैक्टर हम स्टडी करना ख़त्म हो चुके हैं और हम आ गए हैं पिच पे। पिच होती है, कह लें कि एक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है पिच। कैसे, अब देखें, अब किसी साउंड की पिच ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और किसी की पिच कम हो तो हम कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब वो कहते हैं एक श्रिल साउंड है और एक ग्रेव साउंड है। श्रिल वो कह रहा है कि ऐसी आवाज़ जो कि कानों को चुभे, और एक ग्रेव है जो कि कानों को लगे कि भारी है। तो दोनों में फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है। श्रिल साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और ग्रेव की कम। जैसे कि आप राइट साइड पर फिगर 11.8 में देख सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की पिच भी हाई है और लो फ्रीक्वेंसी साउंड की पिच भी कम है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल का ही तकरीबन फ़र्क है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। उसने क्या दिया है उस अगली लाइन में कि हायर पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर दैन दैट ऑफ मैन। अब फ्रीक्वेंसी कहता है कि लड़कियों और बच्चों की आवाज़ की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आदमियों की आवाज़, ठीक है। देयरफॉर अ वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ शिल एंड ऑफ हाई पिच। ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो इसको हम ऑफ हाई पिच कहते हैं या श्रिल कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज़ इलस्ट्रेटेड, वही हम फिगर हम देख चुके हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है क्वालिटी की ऑफ साउंड की। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। मतलब दो साउंड्स हैं, उनकी लाउडनेस भी सेम है, उनकी पिच भी सेम है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम, उसमें हम कैसे फ़र्क करते हैं, वो फ़र्क करने की कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी। जैसे कि आप फिगर 11.9 में देख सकते हैं कि 3 साउंड्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, फ़र्क क्या आ रहा है, वेव फॉर्म में फ़र्क आ रहा है। इससे हम इनकी क्वालिटी को फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। While standing outside a room, we can distinguish between the notes of a piano and a flute being played inside the room. This is due to the difference in the quality of those notes. अब हम एक कमरे के बाहर, एक्सपेरिमेंट है, हम एक कमरे के बाहर खड़े हैं, हम पियानो और फ्लूट, अब ज़ाहिर बात है उनकी आवाज़ में फ़र्क है, हम दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, इनसाइड भी आउटसाइड भी। ये कैसे हम क्वालिटी से फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है, कि एक डिफरेंट क्वालिटी की है, डिफरेंट क्वालिटी, चाहे उनकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम क्यों ना हो, ठीक है। फिगर 11.9 shows waveform of the same of the sound produced by tuning for flute and clarinet। अब ये 3 साउंड्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हुई थी, मतलब उनके सोर्सेज डिफरेंट थे, लेकिन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम था। इससे हमने इनकी क्वालिटी का फ़र्क कर लिया कि वो उनकी सोर्स ही डिफरेंट थी, ठीक है। द लाउडनेस एंड पिच ऑफ दीज साउंड्स आर द सेम बट देयर वेव फॉर्म्स आर डिफरेंट, सो देयर क्वालिटी इज़ डिफरेंट एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट, इंटेंसिटी। अगला टॉपिक इंटेंसिटी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।